हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल आर के मुनीम केमिस्ट्री क्लासेस पर। लास्ट वीडियो में हमने सॉल्यूशन की जो है थ्योरी कंप्लीट कर ली थी। आज हम शुरू करेंगे क्वेश्चंस। अब देखिए, क्वेश्चन शुरू करने से पहले अगर आपको ध्यान हो तो लास्ट वीडियो में मैंने आपसे एंड में पूछा था कि जो डिग्री ऑफ एसोसिएशन का फॉर्मूला है वो क्या होगा। मैंने अपनी तरफ से फॉर्मूला लिखा था, फिर आपसे पूछा था कि ये फॉर्मूला सही है या गलत है। तो जिन्होंने वीडियो ध्यान से देखा और खुद ने सॉल्व किया तो उनके कमेंट तो मुझे आ गए और मैक्सिमम जिन्होंने सही दिया है। फिर भी जिन्होंने नहीं देखा है या नहीं सॉल्व किया उनके लिए मैं बता दूं कि जो सही आंसर है डिग्री ऑफ एसोसिएशन का वो है अल्फा इक्वल्स टू n i-1 अपॉन 1 - n। मैंने वहां पर जानबूझकर n-1 लिखा था ताकि ये चेक करने के लिए कि आप खुद अपने हाथ से सॉल्व कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। ठीक है, देखिए अगर आप खुद सॉल्व नहीं करेंगे तो आपको फायदा नहीं होगा। चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन की अगर हम बात करें, द वेपर प्रेशर ऑफ अ सॉल्यूशन कंटेनिंग 0.15 मोल। अब सबसे पहली बात तो ये क्या पूछना चाह रहा है, वेपर प्रेशर की बात कर रहा है। क्या दे रखा है इसने, द वेपर प्रेशर ऑफ अ सॉल्यूशन कंटेनिंग 0.15 मोल ऑफ सॉल्यूट नॉन वॉलेटाइल, ब्रैकेट में क्या है सॉल्यूट क्या है नॉन वॉलेटाइल, एंड 0.85 मोल ऑफ सॉल्वेंट, ये दे दिया इसने, इज 120 mm। अब देखिए यूनिट ये कुछ भी दे सकता है, मैंने बात करी 120 की। ठीक है, 120 मैग्नीट्यूड दे रखा, बाकी यूनिट है mm ऑफ Hg। अब ये कह रहा है व्हाट इज द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट। अब यहाँ पर अगर हम देखें तो इसने क्या दे रखा है, प्रेशर दे रखा है। क्या दे रखा है, प्रेशर। किसका, सॉल्यूशन का दे रखा है। कितना दे रखा है, 120। यूनिट की मैं फिलहाल बात नहीं कर रहा, ठीक है, यूनिट जो है उसी में आंसर आपके आएगा। इसके बाद ये क्या पूछना चाह रहा है, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट, ये पूछना चाह रहा है। इसके बाद इसने और क्या दे रखा है, नंबर ऑफ मोल्स दे रखे हैं। नंबर ऑफ मोल्स किसके, सॉल्यूट के कितने दे रखे हैं, 0.15 मोल, और सॉल्वेंट के दे रखे हैं जिसको हम कैपिटल है लिखते हैं, कितने दे रखे हैं, 0.85। अब यहाँ पर आपको ये चेक करना है कि भाई नंबर ऑफ मोल्स दे रखे हैं और सॉल्वेंट का प्रेशर, वेपर प्रेशर और सॉल्यूशन के वेपर प्रेशर में क्या रिलेशन है। तो आप देखेंगे कि आपके जो प्योर, ये आपका फॉर्मूला आपने ऐसे पढ़ा होगा कि जो सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर है वो किसके बराबर है, प्योर का वेपर प्रेशर, और मोल फ्रैक्शन किसका, सॉल्वेंट का। किसका, सॉल्वेंट का। ठीक है, तो ये जो है सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर, प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर, और ये है मोल फ्रैक्शन। क्या है, मोल फ्रैक्शन किसका, सॉल्वेंट का। किसका, सॉल्वेंट। ये हमने पढ़ा था। अब मुझे चाहिए क्या, P। तो मुझे अगर P चाहिए तो P का फॉर्मूला क्या हो गया, PS/X। ठीक है, अब यहाँ पर Px/x मैंने लिख दिया। अब मुझे क्या है, सॉल्यूशन में देखा मुझे P चाहिए, तो देखिए यहाँ पर PS जो है उसकी वैल्यू कितनी दे रखी है, 120। तो ये मैंने लिख दिया 120। ठीक है, यूनिट वही रहेंगे। अब मोल फ्रैक्शन की अगर बात करें तो मोल फ्रैक्शन किसका है, सॉल्वेंट का। तो सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन क्या होता है कि जिसका मोल फ्रैक्शन निकलना है उसके मोल ऊपर और बाकी मोल नीचे। तो किसका निकालना है, सॉल्वेंट का। सॉल्वेंट के मोल कितने हैं, 0.85। ठीक है, अपॉन टोटल मोल। अगर आप इन दोनों को ऐड करेंगे तो इन दोनों के टोटल मोल कितने आ जाएंगे, 1। तो 1 का कोई फर्क नहीं पड़ रहा है यहाँ पर। तो फाइनली आपके क्या आंसर आएगा, P बराबर 120/0.85। बात समझ में आई। अब ये आप अपने आप सॉल्व कीजिए। ठीक है, यहाँ पर अब मैंने आपको पूरा सॉल्व करा दिया। अब एग्जैक्ट वैल्यू क्या होगी ये आप अपने आप सॉल्व कीजिए और चेक करिए कि आपके हिसाब से आंसर क्या आ रहा है। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, आप मुझे कमेंट करके बताइए कि इसका आंसर क्या आ रहा है आपका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, सेकंड क्वेश्चन दे रखा है, पूरा मैंने सॉल्व कर दिया, केवल आपको वैल्यू चेक करनी है। सेकंड क्वेश्चन दे रखा है, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्वस सॉल्यूशन विल एग्जिबिट हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट। अब ये कह रहा है कि इसने सॉल्यूशन दे रखे हैं अलग अलग और ये पूछ रहा है कि सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट किसका होगा। अब यहां पर अगर हम बात करें, इसने एक चीज और दे रखी है। क्या दे रखी है, कंसीडरिंग कंप्लीट आयोनाइजेशन। मतलब ये कह रहा है कि इसने सॉल्यूशन दे रखे हैं और पूछ रहे हैं कि उनमें सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट किसका होगा। अब मेन चीज क्या है कि जो आपके सॉल्वेंट है वो सब में कॉमन है, जो सॉल्यूट है वो अलग अलग है। तो यहां पर अगर मैं बात करूं मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट की, देखिए क्या पूछ रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्वस सॉल्यूशन विल एग्जिबिट हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट। सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट किसका होगा। अब यहां पर अगर मैं बात करूं कि अगर सॉल्वेंट है, जैसे मान लीजिए मैं वाटर की बात करूं, तो सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट जो है, वाटर का बॉइलिंग पॉइंट होता है 100 डिग्री सेंटीग्रेड। अब यहां पर मैंने सॉल्यूशन बना दिया तो हमने क्या पढ़ रखा है, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट।
कि बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, बढ़ जाता है, क्वाथनागुणियन। तो अब किसका कितना बढ़ेगा, तो जिसमें जितना ज़्यादा बढ़ेगा सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट उतना ही ज़्यादा आएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर डेल टी बी ज़्यादा होगा तो बॉइलिंग पॉइंट भी ज़्यादा होगा, ठीक है, क्योंकि जितना ज़्यादा चेंज आएगा बॉइलिंग पॉइंट में उतना ही ज़्यादा क्या हो जाएगा, बॉइलिंग पॉइंट हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि हमें क्या पता लगाना है कि सबसे ज़्यादा एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट किस में होगा। अब यहाँ पर कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी जब हमने पढ़ी थी तो हमने ये पढ़ा था कि जो कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी होती है वो किस पर डिपेंड करती है, पार्टिकल की संख्या पर, उसके नेचर पर डिपेंड नहीं करती, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें डेल टी बी की, तो डेल टी बी जो है वो कंसंट्रेशन के प्रोपोर्शनल होता है। किसके प्रोपोर्शनल होता है, या अगर आप इसका फॉर्मूला भी लिखे तो डेल टी बी इक्वल्स टू आप लिखते हो के बी इंटू एम। एम क्या है, मोलैलिटी, एम क्या है, मोलैलिटी। या अगर हम सिंपल कंसंट्रेशन की बात करें तो अब यहाँ पर इसने कंसंट्रेशन दे रखी है, क्या दे रखी है, कंसंट्रेशन, लेकिन यहाँ पर क्या है, इलेक्ट्रोलाइट दे रखा है, क्या दे रखा है, इलेक्ट्रोलाइट। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं कि अगर कंसंट्रेशन दे रखी है तो मैंने आपसे कहा था वहाँ पर आपको इफेक्टिव कंसंट्रेशन निकालनी है। वो कैसे निकाल सकते हो, या तो XC से या फिर IC से, कि जो कंसंट्रेशन है उसको X से मल्टीप्लाई कर दो या I से मल्टीप्लाई कर दो। I क्या है, वॉन्ट ऑफ फैक्टर। X का मैंने सिंपल बताया था कि X का मतलब क्या है कि एक से कितने आयन बन रहे हैं, अगर 100% आयनाइज हो रहा है तो, वरना वॉन्ट ऑफ फैक्टर आप पढ़ते ही हो। अब यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, जो चारों ऑप्शन दे रखे हैं उनकी कंसंट्रेशन निकाल लेता हूँ एक्चुअल में। फर्स्ट जो ऑप्शन है वो है 0.01 m, ये तो दे रखी है थ्योरेटिकल कंसंट्रेशन। जो एक्चुअल कंसंट्रेशन सॉल्यूशन में हो जाएगी वो क्या हो जाएगी कि जब आप सोडियम सल्फेट को आयनाइज करोगे तो ये कितने आयन देगा, 2 तो देगा सोडियम आयन और 3 देगा सल्फेट आयन। इसका मतलब इसके लिए जो x की वैल्यू है या जो I की वैल्यू है, क्योंकि हम क्या मान रहे हैं, कंप्लीट आयनाइजेशन मान रहे हैं, तो वो कितनी हो गई, 3। तो आप इसको 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये कितना आ जाएगा, 0.03 m, ठीक है। ये पहला ऑप्शन हो गया। दूसरे ऑप्शन की अगर हम बात करें तो दूसरा ऑप्शन ग्लूकोज दे रखा है, ग्लूकोज इलेक्ट्रोलाइट नहीं होता है, तो वहाँ पर उसकी कंसंट्रेशन जो है वो वही रहेगी, कोई चेंज नहीं आएगा। तो ये हो गया 0.015 m, ठीक है। थर्ड ऑप्शन है यूरिया का। अब देखिए यूरिया जो है वो भी क्या है, नॉन इलेक्ट्रोलाइट है, यूरिया की भी कंसंट्रेशन चेंज नहीं होगी, तो ये हो जाएगा आपके 0.015 m। चौथा ऑप्शन क्या है, 0.01 m। अब ये इसने दे रखा है, लेकिन इलेक्ट्रोलाइट क्या है, KNO3। जब आप KNO3 को इलेक्ट्रोलाइज करोगे या जब ये आयन देगा तो कौन कौन से आयन देगा, K+ और NO3-। जब K+ और NO3- देगा मतलब कितने आयन दे रहा है, 2, तो आप इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, इसका जो रिजल्ट आएगा वो आएगा 0.02 m, ठीक है। अब ये आपके कंसंट्रेशन आ गई। तो सिंपल सा हम ये कह सकते हैं कि जिस सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी उसमें नंबर ऑफ पार्टिकल ज़्यादा होंगे, और नंबर ऑफ पार्टिकल ज़्यादा होंगे तो कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी ज़्यादा होगी, मतलब एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा मतलब बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा। अब आप चारों में चेक करो कि सबसे ज़्यादा कंसंट्रेशन किसकी है। देखिए ये तो दोनों सेम हो गए, 0.15 0.15, इसके बाद ये 0.2, आप चाहो तो 0 भी लगा सकते हो, ये हो गया, और ये फाइनली है 0.030 कह सकते हो, 0.03 कह सकते हो। तो इन चारों में सबसे ज़्यादा जो वैल्यू है वो किसकी है, इसकी। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, ये, ठीक है। अब एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन कई बार आते हैं, तो ये एक्चुअल में क्वेश्चन किसका है, वॉन्ट ऑफ फैक्टर का। किसका है, वॉन्ट ऑफ फैक्टर का। या फिर आप सिंपल सा कहो कि अगर इलेक्ट्रोलाइट को मैं 100% डिसोसिएट मान रहा हूँ तो वहाँ पर उसकी जो इफेक्टिव कंसंट्रेशन है उसको आपको क्या करना पड़ेगा, उसके नंबर ऑफ आयन से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा निकालने के लिए। तो यहाँ पर सिंपल कंसंट्रेशन ये थी, मैंने 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, क्यों, क्योंकि ये कितने आयन देगा, 3, ठीक है। ये दोनों नॉन इलेक्ट्रोलाइट है, सेम ही है 1 और लास्ट वाला 2 आयन देगा, तो ये मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो अब आपको केवल क्या निकालना था कि जो इफेक्टिव कंसंट्रेशन है वो ज़्यादा किसकी आ रही है, तो ज़्यादा इसकी आ रही है। तो आंसर क्या हो जाएगा, ये। आई थिंक क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट फॉर आइडियल सॉल्यूशन। कंडीशन पूछ रहा है किसकी, आइडियल सॉल्यूशन की। देखिए ये क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले या ये वीडियो देखने से पहले आपका थ्योरी वीडियो देखना बहुत ज़रूरी है। तो
तो जिन्होंने थ्योरी के वीडियो नहीं देखे हैं, पहले आप थ्योरी के वीडियो देखिए, उसके बाद ये वीडियो देखिए, ताकि आपको समझ में आएगा। तो जिन्होंने वीडियो नहीं देखे हैं उनके लिए मैं जो डिस्क्रिप्शन में जो है लिंक दे दूंगा, तो वहाँ से आप थ्योरी के वीडियो देख लेना, उसके बाद आप ये सॉल्व करना, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन क्या है कि आपको आइडियल सॉल्यूशन की कंडीशन पूछ रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट फॉर आइडियल सॉल्यूशन, मतलब ये नॉट करेक्ट पूछ रहा है। इसका मतलब 4 में से 3 कंडीशन जो है या 3 ऑप्शन जो है वो तो आइडियल सॉल्यूशन के फेवर में है और एक जो है वो उससे डिफरेंट है। देखिए स्टेटमेंट पढ़ते हैं। पहला दे रखा है द सॉल्यूशन ओबे राउल्ट्स लॉ, द सॉल्यूशन ओबे राउल्ट्स लॉ ओवर द एंटायर रेंज ऑफ कंसंट्रेशन। तो जब मैंने आपको आइडियल सॉल्यूशन की कंडीशन बताई थी तो मैंने वहां पर आपके कहा था कि आइडियल सॉल्यूशन की एक कंडीशन क्या है कि राउल्ट्स लॉ को फॉलो करता है, ठीक है, ओवर द एंटायर रेंज ऑफ कंसंट्रेशन। मतलब ये वाला ऑप्शन ठीक है, सही है, मतलब ठीक है। दूसरा है द एंथैल्पी चेंज या डेल एच मिक्स या द एंथैल्पी चेंज ऑफ मिक्सिंग ऑफ द प्योर कंपोनेंट्स टू फॉर्म द सॉल्यूशन इज 0। तो यहां पर हमने सिंपल सा पढ़ा था कि आइडियल सॉल्यूशन की कंडीशन क्या है, डेल एच मिक्स 0 होना चाहिए, तो ये भी सही है बिल्कुल। थर्ड स्टेटमेंट है द वॉल्यूम चेंज ऑफ मिक्सिंग इज 0। तो जो डेल वी मिक्स है वो 0 होना चाहिए, ये भी हमने पढ़ा था आइडियल सॉल्यूशन की कंडीशन में। तो इसका मतलब ये जो 3 स्टेटमेंट हैं ये तो बिल्कुल सही दे रखे हैं। अब जो चौथा स्टेटमेंट है इथेनॉल एंड एसीटोन ऑन मिक्सिंग फॉर्म एन आइडियल सॉल्यूशन, ये गलत है, ठीक है। इथेनॉल और एसीटोन जो है वो आइडियल सॉल्यूशन नहीं बनाते हैं, नॉन आइडियल सॉल्यूशन बनाते हैं। मतलब ये वाला जो स्टेटमेंट है ये आपका गलत है, ठीक है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ये वाला, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा क्योंकि इसने नॉट करेक्ट पूछा है, तो ये आपके नॉट करेक्ट है, बाकी 3 आपके करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द मिक्सचर। अब देखिए ये सब क्वेश्चन जो है 2013 में आए हुए हैं, जो 2013 की स्कूल लेक्चर की वैकेंसी थी उसमें आए हुए हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ मिक्सचर ऑफ बेंजीन एंड टॉलुइन फॉर्म। अब इसके लिए अगर आपको ध्यान हो तो मैंने आपसे कहा था कि ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। थ्योरेटिकल क्वेश्चन का मतलब एग्जाम्पल दे देगा, जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल दिया है किसका, इथेनॉल और एसीटोन का। अब यहाँ पर तो आपको इतनी प्रॉब्लम इसलिए नहीं आई क्योंकि आपके बाकी 3 स्टेटमेंट सही हैं, तो ये तो आपके कंसेप्चुअली हो गए। अब ये आपको याद नहीं होगा तो भी आपका आंसर आ जाएगा। अब नीचे वाले में क्या है, मिक्सचर ऑफ बेंजीन एंड टॉलुइन फॉर्म। तो अगर आपको ध्यान हो तो मैंने कहा था कि ये आइडियल है और ये नॉन आइडियल है। नॉन आइडियल में भी 2 तरह के थे, पॉजिटिव डेविएशन और नेगेटिव डेविएशन। उसमें मैंने आपको कॉम्बिनेशन लिखवाए थे कि भाई ये 2 लिक्विड हैं या ये 2 सॉल्वेंट हैं, तो वो कौन कौन से सॉल्यूशन बनाएंगे, आइडियल बनाएंगे, नॉन आइडियल बनाएंगे, पॉजिटिव डेविएशन, नेगेटिव डेविएशन। फिर मैंने आपसे कहा था कि ये आपको याद करना है, ठीक है, तो वो आपको याद होना चाहिए। तो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ कि मिक्सचर ऑफ बेंजीन एंड टॉलुइन की, तो बेंजीन और टॉलुइन जो है वो क्या बनाता है, आइडियल सॉल्यूशन बनाता है। क्या बनाता है, आइडियल सॉल्यूशन। तो ये आपको याद रखना है कि 2 जब लिक्विड आप मिलाओगे तो वो कौन सा बनाएगा। ये आपको मैंने वीडियो में बताया था कि जो वीडियो था आइडियल एंड नॉन आइडियल, वहाँ पर मैंने एग्जाम्पल लिखवाए थे लास्ट में, ठीक है, तो वो आपको याद होने चाहिए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आइडियल सॉल्यूशन। टॉलुइन और बेंजीन मिलकर क्या बनाता है, आइडियल सॉल्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है if at 25 degree centigrade at a vapor pressure of 200 torr of a gas its mole fraction in solution is then its Henry law constant। कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर इसने क्या कहा है, देखिए हेनरी लॉ क्या होता है मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ कि जब आप लिक्विड में या मतलब लिक्विड जो है वो सॉल्वेंट जो है वो लिक्विड फॉर्म में है, उसमें आप सॉल्यूट डिसॉल्व कर रहे हैं, मतलब सॉल्यूट जो है वो किस फॉर्म में, गैस में है, मतलब आप जो गैस है वो लिक्विड में डिसॉल्व कर रहे हैं। तो वहाँ पर आपके रिलेशन क्या आता है कि जैसे जैसे आप प्रेशर बढ़ाएंगे जो गैस की सॉल्युबिलिटी है वो क्या होती है, बढ़ती है। सिंपल ये आपके हेनरी लॉ कहलाता है। अब यहाँ पर ये आपको मैंने डिटेल में बताया था, यहाँ पर ये न्यूमेरिकल पूछ रहा है, सीधे सीधे क्या पूछ रहा है, हेनरी लॉ कांस्टेंट। तो डायरेक्ट मैं फॉर्मूले की बात करता हूँ, डायरेक्ट में किसकी बात करता हूँ, फॉर्मूले की। तो यहाँ पर आपके फॉर्मूला है P = KHX। हेनरी लॉ की अगर हम बात करें मैथमेटिकल फॉर्म में तो आपके एक फॉर्मूला ये होता है P = KHX। मतलब यहाँ पर P क्या है, प्रेशर है, KH क्या है, हेनरी लॉ कांस्टेंट, और X क्या है, मोल फ्रैक्शन। X क्या है, मोल फ्रैक्शन। तो यहाँ से अगर मुझे KH निकालना है, KH पूछा हेनरी लॉ कांस्टेंट, तो KH का सीधा सीधा फॉर्मूला हो जाएगा P/X। क्या हो जाएगा, P/X। अब यहाँ पर डायरेक्ट वैल्यू दे रखी है, मोल फ्रैक्शन भी आपको निकालना नहीं है, वो आपके डायरेक्ट दे रखा है। क्या दे रखा है, डायरेक्ट। तो यहाँ पर जब आप देखेंगे कि KH की वैल्यू क्या है, तो KH की वैल्यू क्या है, P कितना दे रखा है, 200। कितना दे रखा है, 200। और इसके बाद ये आपके जो मोल फ्रैक्शन है वो कितना दे रखा है,
5 इंटू 10⁻³ इसको आप सिंपल सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 200 इंटू 10⁻³ नीचे से अगर आप ऊपर ले जाएंगे प्लस में हो जाएगा, ये हो जाएगा 5। अब इसको आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। आई थिंक इसका आंसर बताने की मुझे ज़रूरत नहीं है, आप खुद सॉल्व करिए और आप खुद चेक करिए कि आपका आंसर क्या आ रहा है। ठीक है, आप मुझे बताइए कि आपका आंसर क्या आ रहा है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है वांट ऑफ फैक्टर आई फॉर 50% डिसोसिएशन ऑफ KCl इज। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, वो वांट ऑफ फैक्टर पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? वांट ऑफ फैक्टर। तो यहाँ पर ये क्या कह रहा है कि वांट ऑफ फैक्टर। अब देखिए ये आपका आंसर आप आसानी से निकाल सकते हैं। मुझे बताइए आके आपका आंसर क्या आ रहा है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन में ये वांट ऑफ फैक्टर पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? वांट ऑफ फैक्टर। मतलब सीधी सीधी अगर बात करें तो ये आई पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? आई। अब इसने दे क्या रखा है, वांट ऑफ फैक्टर आई फॉर 50% डिसोसिएशन ऑफ KCl। अब डिसोसिएशन 50% है, मतलब अल्फा की वैल्यू इसने क्या कह दी, 0.5। देखिए न्यूमेरिकल में जब भी आप अल्फा की वैल्यू लिखेंगे तो वो आपको फ्रैक्शन में लिखनी है या डेसिमल में आप कह सकते हो। तो अगर 50% है डिसोसिएशन तो अल्फा की वैल्यू 0.5 होती है। तो ये आपसे पूछा है आई और ये अल्फा दे रखा है और साथ में क्या दे रखा है, इलेक्ट्रोलाइट कौन सा है, क्या दे रखा है, KCl। अब अगर आपको ध्यान हो तो मैंने फॉर्मूला बताया था I = 1 + n-1 अल्फा। डिसोसिएशन की अगर हम बात करें तो यहाँ पर सीधी सी बात यह है कि n जो है वो क्या है, नंबर ऑफ आयन्स है कि इलेक्ट्रोलाइट कितने आयन बना रहा है। तो KCl कितने आयन बनाएगा, 2। तो I क्या हो जाएगा, 1 + 2-1 अल्फा। तो ये हो जाएगा 1 + अल्फा। क्यों? क्योंकि 2 में से 1 घटाएंगे 1 बच जाएगा। तो फाइनली ये आ गया। और अगर आपको ध्यान हो तो मैंने आपसे कहा था कि आप याद भी कर सकते हैं कि भाई अगर आपके इलेक्ट्रोलाइट इस टाइप से है, जैसे NaCl है, KCl है, LiCl है, तो आप सीधा याद कर सकते हैं I = 1 + अल्फा। ये आपको याद हो जाएगा। अभी आपको 3-4 क्वेश्चन आपको ऐसे देखने को मिलेंगे तो आपको याद ही हो जाएगा। तो आपको इतना भी सॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सीधे याद हो जाएगा I = 1 + अल्फा। अब यहाँ पर आपको निकालना है I, तो अब आपको क्या करना है, 1 + अल्फा। अल्फा की वैल्यू कितनी है, 0.5। अब ये आई थिंक कोई बहुत टिपिकल क्वेश्चन नहीं है, तो ये आपका आंसर क्या हो जाएगा, 1.5। तो आप एक चीज़ नोटिस करेंगे कि अगर आपने थ्योरी पढ़ी है, फॉर्मूले आपको याद हैं, तो कोई क्वेश्चन बहुत ज़्यादा टिपिकल नहीं होते। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 की बात करें, द यूनिट ऑफ क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट KF इज। अब अगर आपको ध्यान हो तो ये मैंने आपसे पहले ही जब थ्योरी पढ़ाई थी तो वहाँ पर ही मैंने आपसे पूछा था कि इसकी यूनिट क्या होगी, और काफ़ी बच्चों ने सही कमेंट भी किया था। तो देखिए यहाँ पर इसकी यूनिट क्या होगी मैं बता देता हूँ आपको आता है वैसे, फिर भी मैं आपको बता देता हूँ कि क्रायोस्कोपिक यूनिट मुझे निकालनी है। ठीक है, तो यहाँ पर ये पूछना चाह रहा है KF। तो KF के लिए अगर आप फॉर्मूला देखें तो ये होता है ∆TF = KF × M। तो आपको ध्यान हो तो मैंने आपसे KB की वैल्यू पूछी थी एबिलियोस्कोपिक कांस्टेंट, और KF की वैल्यू पूछी थी क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट। ठीक है, अब यहाँ पर ∆TF क्या है, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। ठीक है, ∆T भी होता तो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट हो जाता। ये आपके हो गया क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट, और ये है आपके मोलैलिटी। ये क्या है आपके मोलैलिटी। अब आपको चाहिए क्या, KF की यूनिट चाहिए। तो जिसकी यूनिट चाहिए उसको एक साइड रहने दीजिए और दूसरे को आप अलग ले जाइए। तो ये हो गया ∆TF इधर हो गया, और KF चाहिए तो M कहाँ जाएगा, नीचे। अब मुझे KF की यूनिट चाहिए तो बाकी जो भी सामने फॉर्मूले में है उसकी यूनिट लिखनी है। अब आपको मैंने एक चीज़ समझाई थी कि अगर आपको ∆T न्यूमेरिकली सॉल्व करना है तो आप किसी में भी वैल्यू रख के सॉल्व कर सकते हैं, चाहे केल्विन में रखें चाहे डिग्री सेंटीग्रेड में, क्योंकि जो वैल्यू आएगी वो सेम आएगी। लेकिन जब बात यूनिट की आएगी तो आपको केल्विन में ही लेना है। तो ∆T जो है टेम्परेचर में डिफरेंस, वो किस में आ गया, केल्विन में। मोलैलिटी जो होती है उसका फॉर्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट पर किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट। तो यहाँ पर सीधे सीधे इसकी जो यूनिट है वो क्या हो जाएगी, मोल पर किलोग्राम। ये इसकी यूनिट है। तो ये आपके KF की यूनिट क्या आ गई, K मतलब केल्विन × किलोग्राम पर मोल। अब आप ऑप्शन चेक करो, यहाँ पर इसने किलोग्राम दे ही नहीं रखा तो ये हट जाएगा, यहाँ पर इसने केल्विन ही नहीं दे रखा ये हट जाएगा, यहाँ पर इसने तीनों एक साथ दे दिए ये हट जाएगा। लास्ट का जो फॉर्मूला है वो क्या है, केल्विन × किलोग्राम पर मोल। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, 4th। तो देखिए बहुत सिंपल क्वेश्चन था। यहाँ पर आपके KF की यूनिट पूछी है। अगर KF की जगह एबिलियोस्कोपिक कांस्टेंट की यूनिट पूछता KB तो भी सेम आता। क्यों, क्योंकि F की जगह B हो जाता या F की जगह B हो जाता।
फॉर्मूला सेम रहता है, यूनिट सेम रहती। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, द मेथड वाइडली यूज टू डिटरमाइन मोलर मासेस ऑफ प्रोटीन्स, पॉलीमर्स एंड मैक्रोमोलिक्यूल्स। तो अगर आपने थ्योरी के वीडियो ढंग से देखे हैं तो वहां पर मैंने आपको बताया था कि ऑस्मोटिक प्रेशर मेथड जो होता है वो आपके काम आता है जो मैक्रोमोलिक्यूल्स है उनका मॉलिक्यूलर वेट निकालने के लिए। तो यहाँ आंसर हो जाएगा ऑस्मोटिक प्रेशर। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो काफ़ी लेंदी क्वेश्चन है, फिर भी हम कोशिश करते हैं सॉल्व करने की और आसानी से हो जाएगा। बस थोड़ा सा क्या है, टाइम कंज्यूमिंग है। एग्जाम में जब इस तरह का क्वेश्चन आता है तो वहाँ पर हमें बहुत समय लगता है। तो एक चीज़ का आप हमेशा ध्यान रखना, जिन क्वेश्चन में टाइम लगता है वो आपको हमेशा एंड में करना है। जो इजी क्वेश्चन है, जो आपको देखते ही सॉल्व हो रहे हैं, सबसे पहले उनको सॉल्व करिए, और जिन क्वेश्चन में टाइम लग रहा है, भले आपको आ रहा है या नहीं आ रहा है, उनको आप लास्ट के लिए रखिए। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन क्या दे रखा है, द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर बेंजीन एट सर्टेन टेम्परेचर इज दिस। तो प्योर बेंजीन का जो वेपर प्रेशर है P, वो कितना दे रखा है 0.85। ठीक है, यूनिट नहीं लिख रहा मैं। अब आगे कह रहा है अ नॉन वॉलेटाइल नॉन इलेक्ट्रोलाइट सॉलिड वेइंग 0.5 ग्राम। अब कोई सॉल्यूट है जिसका वेट कितना दे रखा है 0.5 ग्राम। ठीक है, आगे दे रखा है एडिड टू 39 ग्राम ऑफ बेंजीन। तो जो सॉल्वेंट का वेट है वो दे रखा है 39 ग्राम। ठीक है, बेंजीन, उसका मोलर मास दे रखा है, बेंजीन का मोलर मास दे रखा है कितना दे रखा है 78। अगर नहीं भी देते तो आपको निकालना आना चाहिए या आपको पता होना चाहिए। आगे दे रखा है वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन देन इज। तो जो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर है, यहां लिख देता हूं, सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर कितना दे रखा है इसने, सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर दे रखा है 0.845। इसको सिमिलर करने के लिए एक जीरो लगा देता हूं यहां पर, तो आपको देखने में थोड़ा ठीक लगेगा। 0.850 और 0.845। तो ये आपको पता है कि रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर का कंसेप्ट क्या है कि जब आप प्योर सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर की बात करेंगे वो ज़्यादा होगा, और सॉल्यूशन के वेपर प्रेशर की बात करेंगे वो क्या होगा, कम होगा। ठीक है, अब यहाँ पर आगे क्या दे रखा है, द मोलर मास ऑफ सॉलिड सब्सटेंस इज। तो इसने क्या पूछा है, स्मॉल m पूछा है। तो देखिए बहुत ज़्यादा लेंदी कर दिया इसने, क्यों, क्योंकि अगर ये नंबर ऑफ मोल्स पूछता तो फिर भी थोड़ा सा शॉर्ट हो जाता, लेकिन इसने क्या पूछा है, मोलर मास। कोई बात नहीं, यहाँ पर आप फॉर्मूला जो अप्लाई करेंगे वो क्या होता है कि जो आपके सॉल्यूशन का प्रेशर है उसका फॉर्मूला क्या है, PS इक्वल्स टू P इंटू मोल फ्रैक्शन। ये फॉर्मूला होता है। यहाँ पर PS क्या है, सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर, P क्या है, सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर, और X जो है वो क्या है, मोल फ्रैक्शन। X क्या है, मोल फ्रैक्शन, किसके, सॉल्वेंट के। अब यहाँ पर मैं एक काम करता हूँ, सबसे पहले नंबर ऑफ मोल्स निकालने की कोशिश करता हूँ। तो जब मैं नंबर ऑफ मोल्स निकालूंगा तो नंबर ऑफ मोल्स जो है, एक तो है स्मॉल n जो किसके हैं, सॉल्यूट के, और एक है कैपिटल N जो किसके, सॉल्वेंट के। तो जो नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला होता है वो होता है वेट इन ग्राम अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। अब क्योंकि सॉल्यूट के मुझे मॉलिक्यूलर वेट पता नहीं है तो मैं उसको अभी नहीं निकाल रहा, लेकिन सॉल्वेंट का मुझे पता है। तो सॉल्वेंट के लिए नंबर ऑफ मोल्स क्या आएंगे, वेट इन ग्राम पर मॉलिक्यूलर वेट। वेट इन ग्राम कितना दे रखा है 39, और मॉलिक्यूलर वेट कितना दे रखा है 78। तो ये आ जाएगा 0.5। कितना आ जाएगा 0.5। ये मेरे पास इतना फॉर्मूला आ गया। अब मैं इसको क्या करता हूँ, अप्लाई करता हूँ। PS जो है वो कितना दे रखा है 0.845, ये PS दे रखा है। P कितना दे रखा है 0.850, ये दे रखा है। अब यहाँ पर मोल फ्रैक्शन जो है वो मैं ब्रैकेट में लिख देता हूँ। ये मैंने क्या करा, सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर, ये आपके सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर। मोल फ्रैक्शन क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ किसके, सॉल्वेंट के ऊपर लिखने हैं। तो सॉल्वेंट के कितने, 0.5, ये लिख दिया मैंने, अपॉन। उसके बाद आप देखेंगे कि जो टोटल मोल हैं, टोटल मोल मैं निकाल नहीं सकता, क्यों, क्योंकि मुझे सॉल्वेंट के मोल तो पता है लेकिन सॉल्यूट के पता नहीं है। तो मैंने क्या करा, 0.5 प्लस n लिख दिया। आई थिंक यहाँ तक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। मैंने क्या करा, ये जो फॉर्मूला था उसमें सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर, प्योर का वेपर प्रेशर और मोल फ्रैक्शन। अब क्योंकि इसमें एक चीज़ नहीं पता है इसलिए मैंने इसको n छोड़ दिया। n क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। अब मुझे इसको सॉल्व करना है। टाइम कंज्यूमिंग यही चीज़ है कि सॉल्व करने में आपको थोड़ा सा टाइम लगेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं, पेशेंस रखिए। ये 0 से ये 0, मैंने ये पॉइंट से पॉइंट क्या कर दिया, कैंसिल आउट। क्यों, क्योंकि पॉइंट के बाद 3 है, यहाँ भी पॉइंट के बाद 3 है। अब मुझे करना क्या है, मुझे चाहिए n। तो जब मुझे n चाहिए तो यहाँ पर आप इसको सॉल्व करेंगे तो आप इसको ऐसे सॉल्व कर सकते हैं कि 845, तो ऐसा कैसा, और ये आपने क्या करा, अंदर मल्टीप्लाई कर दिया। क्या करा, अंदर मल्टीप्लाई कर दिया। तो ये हो गया 850 इंटू 0.5, और नीचे क्या रह गया 0.5 इंटू n।
यहाँ तक छोड़ दिया। अब आपको करना है क्रॉस मल्टीप्लाई। क्या करना है? क्रॉस मल्टीप्लाई। अब आपको चाहिए क्या? आपको n चाहिए। क्या चाहिए? आपको n चाहिए। तो अगर आपको n चाहिए तो देखिए यहाँ पर आपने इसको मल्टीप्लाई कर दिया। अगर आपको n चाहिए तो n आप इधर ले जाइए। तो जब आप n इधर ले जाएंगे तो ये क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा आपके 850 इंटू 0.5 अपॉन में क्या आ जाएगा? देखिए एक थोड़ा सा करेक्शन करना है, यहाँ पर ये प्लस में है। किस में है? प्लस में। ठीक है, या प्लस था, ये प्लस में है, माइनस मल्टीप्लाई में नहीं है। तो जब आप इसको करेंगे तो यहाँ पर मैंने क्या करा? क्रॉस मल्टीप्लाई करा। तो यहाँ पर जब आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, थोड़ा सा करेक्शन कर देते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा? 845 ब्रैकेट में क्या आ जाएगा? 0.5 प्लस n, ये आ जाएगा। और यहाँ पर ये ऐसा का ऐसा ही है 850 इंटू 0.5। ठीक है, अब मैंने क्या करा? इसको मल्टीप्लाई करा। तो जब इसको मल्टीप्लाई करा तो ये मैंने लिख दिया 845 इंटू 0.5, ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो गया और ये हो गया प्लस 845n। ठीक है, यहाँ पर ये हो जाएगा 850 इंटू 0.5। अब आपको चाहिए क्या? n चाहिए। तो n वाली टर्म को आप एक बार यहीं रोक दीजिए। तो ये हो जाएगा 845n इक्वल्स टू, यहाँ पर क्या है? 850 इंटू 0.5, ये वाली टर्म है। अब ये जो टर्म है ये इधर जाके माइनस में जाएगी, तो ये हो जाएगी माइनस 845 इंटू 0.5। इसको आपको सॉल्व करना है और लास्ट में आपके जो n आएगा वो क्या आएगा? 850 इंटू 0.5 माइनस 845 इंटू 0.5 अपॉन में क्या आ रहा है? 845। अपॉन में क्या आ रहा है? 845। तो यहाँ पर जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये आपके जो भी वैल्यू आएगी ये आपके आ जाएगी नंबर ऑफ मोल्स की वैल्यू। और नंबर ऑफ मोल्स जो होता है वो होता है वेट इन ग्राम अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। तो जो मॉलिक्यूलर वेट का फॉर्मूला है फाइनली, तो मॉलिक्यूलर वेट क्या आएगा? मॉलिक्यूलर वेट आ जाएगा इस फॉर्मूले से W अपॉन n, क्योंकि नंबर ऑफ मोल्स क्या है? वेट इन ग्राम पर मॉलिक्यूलर वेट। तो जो मॉलिक्यूलर वेट m है, यहाँ से मैंने फॉर्मूला किसका निकाला? मॉलिक्यूलर वेट m का, तो वो हो जाएगा W अपॉन n। तो W जो है वो कितना दे रखा है आपको? 0.5 ग्राम, 0.5 ग्राम, और अपॉन में क्या है? n। तो ये जो आपके है n का फॉर्मूला दे रखा है। किसका फॉर्मूला दे रखा है? n का। तो अब आपको क्या करना है कि ये आपके जो फॉर्मूला है इस n की ये वाली वैल्यू पुट कर दीजिए। क्या कर दीजिए? ये वाली, और इसको सॉल्व करिए। सॉल्व करने के बाद आपका आंसर क्या आ रहा है ये मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। काफ़ी लेंदी हो गया है सॉल्यूशन, तो थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिल्कुल आसानी से पेशेंस के साथ सॉल्व करिए। और सॉल्व करने के बाद मैंने आपको तरीका बता दिया। स्टार्टिंग में क्या था? सारी वैल्यू लिख ली, सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर, प्योर का वेपर प्रेशर, मोल फ्रैक्शन। फिर आपने क्या करा? ये वैल्यू लिख दी, ये वैल्यू लिख दी, मोल फ्रैक्शन की वैल्यू लिख दी। अब आपको एक्चुअल में निकालना क्या है? n निकालना है। तो आपने क्या करा? n निकालना था, तो यहाँ पर आपने इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया सिंपल, और इसको आपने क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया। तो जब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 045 ब्रैकेट में हो गया 0.5 प्लस n, ये यहाँ आ गया। और ये जो आपके जो बाकी टर्म थी 850 इंटू 0.5, ये आपके मल्टीप्लाई हो गई। इसके बाद इसको सॉल्व करने के बाद आपको n निकालना है, और n के बाद आपका n का फॉर्मूला क्या होता है? वेट इन ग्राम पर मॉलिक्यूलर वेट। तो मॉलिक्यूलर वेट जो है वो है आपके, यहाँ पर आपके मॉलिक्यूलर वेट जो आएगा वो आएगा वेट इन ग्राम अपॉन नंबर ऑफ मोल्स। तो जो नंबर ऑफ मोल्स की n की वैल्यू आएगी वो आपको रखनी है। सॉल्व करने के बाद आपका आंसर क्या आ रहा है मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है? मैच द लिस्ट फर्स्ट विथ लिस्ट सेकंड। तो ये दो लिस्ट दे रखी है और मैच द फॉलोइंग पूछा है। तो देखिए ये वही क्वेश्चन है जो मैंने आपको बताया था कि आइडियल सॉल्यूशन कौन से हैं उनके एग्जांपल, नॉन आइडियल कौन से हैं उनके एग्जांपल, और उसमें भी पॉजिटिव डेविएशन और नेगेटिव डेविएशन। तो देखिए इसका कोई आपके पास ऑप्शन नहीं है, आपको याद ही करने पड़ेंगे। तो सबसे पहले अगर हम बात करें, देखिए आइडियल दे रखा है, नॉन आइडियल और नॉन आइडियल। नॉन आइडियल में पॉजिटिव डेविएशन दे रखा है और नेगेटिव डेविएशन दे रखा है, और आपके पास ऑप्शन दे रखे हैं एसीटोन प्लस इथेनॉल, एसीटोन एंड क्लोरोफॉर्म, बेंजीन एंड टोलुइन। तो ये आपको अगर याद है तो आप कर सकते हैं, नहीं तो आप नहीं कर पाएंगे। बहुत सिंपल है, एंड में जरूर रिवीजन करके जाना, वरना कई बार क्या होता है हम भूल जाते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले बात करें आइडियल सॉल्यूशन की, तो बेंजीन और टोलुइन जो है वो क्या है? आइडियल सॉल्यूशन है। एक क्वेश्चन हमने अभी थोड़ी देर पहले भी किया था कि बेंजीन और टोलुइन जो है वो क्या बनाता है? आइडियल सॉल्यूशन बनाता है। इसके बाद अगर हम बात करें एसीटोन और इथेनॉल की, तो ये आपके नॉन आइडियल सॉल्यूशन है विथ पॉजिटिव डेविएशन।
और अगर बात करें एसीटोन और क्लोरोफॉर्म की, तो ये नॉन आइडियल सॉल्यूशन है विद नेगेटिव डेविएशन। तो ये आपके पास रिलेशन आ गया। अब रिलेशन क्या है, फर्स्ट किसके साथ मैच हो रहा है, सी के साथ। तो देखिए फर्स्ट में सी 2 हैं, तो ये कैंसिल आउट हो गया और ये कैंसिल आउट हो गया। अब सेकंड जो है ऑप्शन, वो किसके साथ मैच हो रहा है, ए के साथ। तो सेकंड में ए जो है वो इसमें दे रखा है, तो ये आपके आंसर हो जाएगा। तो ये आपके जितने भी क्वेश्चन थे स्कूल लेक्चर में प्रीवियस ईयर के, वो मैंने आपको सॉल्व करवा दिए हैं। नेक्स्ट वीडियो में कुछ हम अलग क्वेश्चन पढ़ेंगे या डिफरेंट क्वेश्चन पढ़ेंगे जो डिफरेंट एग्जाम में आए हुए हैं, ताकि कोई भी कंसेप्ट जो है छूटे ना और हमारी जो है प्रैक्टिस पूरी तरीके से हो जाए। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और अगर आप चैनल पे नए हैं और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।